अरे मुझे तो यही लग रहा था यहाँ पर, अच्छा रेड सिंबल नहीं था, सॉरी। चलो कोई बात नहीं। ये तो बेटा वैसे भी मैंने आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ये पहले भी आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है, सारे अपने पास हैं नीचे में। तो देखो सर इसमें बेटा, हाँ बेटा दीक्षा, सर जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है सोडियम क्लोराइड, उसमें येलो लाइंस है सर, वो डार्क लाइन येलो इसमें ही क्यों आई? मतलब येलो कलर में क्यों आई ये पूछ रहे हैं? इस स्पेक्ट्रम की बोल रहे हो आप? पहले कौन सा स्पेक्ट्रम बोल रहे हो? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हो? स्पेक्ट्रम सोडियम क्लोराइड का। अच्छा, आप ये दीक्षा ये कहना चाह रहे हो कि सर ये येलो कलर की लाइंस ही क्यों दिखी, ऐसा क्या? हाँ ठीक है। यस सर। तो बेटा उसका उसका रीजन होता है बेटा, देखो जो भी एलिमेंट आप ले रहे हो ना, ये बेटा उस एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। दीक्षा उस एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा कि किस तरह की लाइंस आपको दिखने वाली हैं। जैसे अगर सोडियम में येलो कलर की लाइंस नजर आ रही हैं, तो हो सकता है बेटा कोई और एलिमेंट अगर हम लेंगे तो उसमें किसी और तरह की कलर की लाइंस नजर आएंगी आपको। और जरूरी नहीं कि दो लाइंस नजर आए, उससे ज्यादा भी हो सकती है। बेटा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, या आप पढ़ रहे हो समझ लो, ये एटम की बेटा प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उस एलिमेंट के एटम की क्या प्रॉपर्टी है, आया बेटा समझ में मयूरी? दीक्षा आ गया यस समझ सर। में? दीक्षा यस सर। आप पॉइंट क्लियर? अभी बेटा देखो, अभी मैं आपको कुछ चीजें बाद की बता नहीं सकता आगे की, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे। जब आप बेटा चैप्टर पूरा पढ़ लोगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी, लास्ट में क्वांटम नंबर आएंगे। तो ये जो लाइन है इनका मतलब बेटा हम समझने वाले हैं आगे। ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, एक एक जो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा आगे आने वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि इसके अंदर एक लाइंस मिल रही हैं, हर एक एलिमेंट की बेटा खुद की एक पर्टिकुलर लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। उसके अंदर जो लाइन है वो एक वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करती है बेटा, ठीक है। अभी इसका और मतलब आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट, हाँ थर्ड पॉइंट बेटा देखो, थर्ड पॉइंट से के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, दोनों क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। कैसे? यहां पर बेटा थर्ड पॉइंट अगर देखें एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर, तो याद करो इसके अंदर आपको बेटा कैसी लाइंस नजर आती थी? ब्राइट कलर लाइंस सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस। कैसी बेटा कलर की लाइन नजर आ रही है सोडियम के स्पेक्ट्रम में? देखो कैसी नजर आती है बेटा, ब्राइट कलर की लाइंस है। ब्राइट कलर का मतलब क्या हुआ? किसी कलर की लाइंस है ना, येलो कलर की, ऑरेंज कलर की, जो भी कलर होगा, ग्रीन, इस स्पेक्ट्रम में कोई सा भी कलर बेटा हो सकता है। उस कलर की लाइंस आपको नजर आती है। और बीच में कैसी स्पेस है दीक्षा? बीच में बेटा कैसी स्पेस दिख रही है आपको? यहाँ पर ये डार्क स्पेस है, ये बीच में डार्क स्पेस है दोनों के बीच में, ठीक है। आदित्य बेटा आया समझ में? यस सर। आदित्य समझ में आ गया है ना? तो इस स्पेक्ट्रम के बेटा एमिशन एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर हमेशा आपको ब्राइट, जबकि अगर हम देखिए एमिशन स्पेक्ट्रम को, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को, तो वहां पर बेटा अपने को कैसा नजर आएगा? डार्क कलर की लाइंस होंगी। कहां पर? अदरवाइज कंटीन्यूअस रीजन, पूरा कंटीन्यूअस दिखेगा आपको, यहां से यहां तक सारा कंटीन्यूअस है, लेकिन इसमें दो कलर की लाइन, दो डार्क लाइंस जो है वो आपको दिखाई देंगी। इस तरह का आपको स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है। डार्क स्पेसेस और डार्क लाइंस इज प्रेजेंट इन अदरवाइज कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। अदरवाइज कंटीन्यूअस का मतलब क्या है कि अगर ये डार्क लाइंस नहीं होती मयूरी, तो ये कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होता, ठीक है। अब मैं बेटा एक काम करता हूँ, आपको भी एक नेट से डाउनलोड करिए, वैसे ग्रुप में पहले भी थी, आपको स्पेक्ट्रम की फोटोज शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कैसा स्पेक्ट्रम होता है एक्चुअल में। तीन टाइप के स्पेक्ट्रम आपने देखे हैं, कंटिन्यूअस है, एक लाइन और एक एब्जॉर्प्शन। तो लाइन स्पेक्ट्रम बेटा कैसा होता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ।
तो बेटा वैसे समझ में आ गया सबको, डायग्राम से देखेंगे और समझ में आएगा। अभी करता हूँ आपको पूरे उसमें शेयर कर दूंगा आपकी टीम्स ऐप पर, तो सभी बच्चों को दिखेगी। ठीक है, स्पेक्ट्रम में बेटा और कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? क्लियर हो गया ना दोनों के बीच में डिफरेंसेस? यहां तक बेटा आपका स्पेक्ट्रम के बारे में था। अब आप सोच रहे होगे सर मैंने आपको बेटा बताया था कि बोर एटॉमिक मॉडल से पहले ये सब चीजें हो रही थी, तो आखिर हमने स्पेक्ट्रम को पहले क्यों पढ़ाया, बोर्स एटॉमिक मॉडल से पहले क्यों पढ़ाया बेटा? समझेंगे सभी बच्चे? ठीक है, अभी बेटा मैं इमेज आपको भेज रहा हूं, ठीक है, आप देखना अभी। इसको सेंड कर देता हूं, देखो आपकी ऐप के ऊपर करता हूं अपलोड। ठीक है, तो बेटा इसके बाद आप, मैं बोल रहा था आपको कि बोर्स एटॉमिक मॉडल से बेटा हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल में अगर बात करें, उससे पहले बेटा हमने स्पेक्ट्रम को क्यों पढ़ा? इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वजह है बेटा इसकी मयूरी, क्योंकि इसलिए बेटा हम पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि बोर ने बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम बताया था। ठीक है, क्या बताया था बेटा? हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है बताया था। ठीक है, तो यहां पर आपको दिखाता हूं लाइन स्पेक्ट्रम कैसा होता है। हाइड्रोजन के बेटा ये दोनों स्पेक्ट्रम है, लाइन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये फाइल अभी मैं, सभी बच्चे देख लेना एक बार चेक करके मिली या नहीं मिली। इमेज कहाँ पर है, ये रही। तो देखो बेटा ग्रुप में अभी मैं सेंड कर रहा हूं, देखो सबको मिली है क्या? अब सेंडिंग का ऑप्शन अब आ गया होगा, देखो सभी बच्चे। तो बेटा ये हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिख रहा है, देखो ओपन करके सभी बच्चे रेप्लाइज में एक्टिविटी में जाके देखो, आपको मिलेगा मैसेज में एक फाइल अटैच है बेटा, उसको ओपन करो, इमेज है, दिखी बेटा सबको? क्या दिख रहा है देखो, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है ये। बताएं बेटा, जिस जिसको दिख गया है वो बता सकते हैं कि सर हमें समझ में आया, दिखा? हाँ प्रतीक्षा, नहीं मिला बेटा? देखो एक्टिविटी में जाओ, मैसेज आया होगा आपके पास, एक्टिविटी में क्लिक करोगे तो आपको मैसेज दिखेगा मेरे नाम से बेटा, आर्यन मिला, उसके इमेज होगी उसमें, अटैचमेंट में दिख रही होगी आई थिंक, उस अटैचमेंट को एक की जैसी नजर आती है ना, पिन जैसी, अटैच फाइल दिख गई बेटा सबको? मुझे बताओ दिखा बेटा? हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किस किस को दिखाएं? अजय रिप्लाई कर रहा है, क्या हुआ अजय? नो सर नहीं आया बेटा, मैंने तो रिप्लाई किया था आपको, किसी को भी नहीं मिला बेटा? नो सर। रुको, नो मैंने सर। किसको, रुको रुको रुको, फिर मैंने किसको कर दिया, रुको, एक्टिविटी, अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो लेकिन मैंने बेटा अपलोड तो मैसेज तो किया है, रुको चैट में जाता हूँ, फिर दोबारा मैसेज करता हूँ, रुको रिसेंट में, अच्छा एक स्टूडेंट के पास गया क्या ऑप्शंस में, चैट इसमें तो अच्छा किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को चला गया लगता है, रुको बेटा अब करता हूँ मैं, रुको यहाँ पर, यहाँ करता हूँ फाइल, अब बताना एक बार बेटा।
मैसेज में नहीं आ रहा क्या? चलो बेटा अपलोड करता हूँ जनरल में, ब्राउज टीम एंड स्ट्रीम। सिलेक्ट तो हो रही है लेकिन अपलोड कहाँ हुई ये नहीं देख। अपलोड फाइल केमिस्ट्री नोट्स। बेटा जनरल पे जाकर ये क्लास मटेरियल में अगर मैं करता हूँ, यहाँ पर मैंने अपलोड करी है। अब मिली बेटा देखना। यस अब सर, देखें मिल गए। आया क्या? किस किस को मिल गया देखो, अब पहुंच गया। यस यस सर। ठीक है, अब इसको एक बार स्टडी करो बेटा, ओपन करके देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, अब बेटा इसको स्टडी करेंगे सभी बच्चे। तो आपको देखो ऊपर वाला जो स्पेक्ट्रम दिख रहा है वो बेटा कैसा है, क्या लिखा है? हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिख रहा है। आ रहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपको कैसे कलर की लाइंस नजर आ रही हैं? देखो ये देखो, आपको बेटा वैसे कंटिन्यूअस है ये, मतलब कंटिन्यूअस का मतलब ये कलर्ड लाइंस हैं, लेकिन बीच में उनके बेटा देखो कैसा दिख रहा है, ये डार्क लाइंस नजर आ रही हैं, ब्लैक कलर की लाइंस। यस सर। तो एब्जॉर्प्शन में मैंने क्या बोला था आपको? कंटिन्यूअस दिखेगा आपको, मतलब कलर्स आपको नजर आएंगे, लेकिन उसमें बेटा आपको लाइंस जरूर दिखेंगी बीच में सेपरेट करने के लिए, है ना? दिख रहा है बेटा सबको? पूजा आया समझ में? इस डायग्राम को देख के समझ में आएगा। और अगर नीचे वाला स्पेक्ट्रम देखेंगे तो कैसा दिख रहा है अपने को? इसमें बेटा पूरा तो ब्लैक है, ठीक है, पूरा अदरवाइज डार्क है, और उस डार्क के बीच में आपको कुछ कलर की लाइंस नजर आ रही हैं। देखो दिख रही है, कुछ ब्लू कलर की लाइंस है, कुछ डार्क ब्लू, कुछ नेवी ब्लू, अलग अलग कलर की। और यहाँ पर अगर आओगे लास्ट में आते आते तो ये देखो हल्का सा येलो कलर का कुछ जो लाइन है वो ऐसे करके नजर आ रही है, परफेक्ट येलो नहीं है। ठीक है सर, कहाँ पर सेंड किया है अजय? बेटा मैसेज में आया नहीं? तरुण कहाँ पर बेटा दिखा है? जिस बच्चों को मिला है बताएं जरा कहाँ पर। अच्छा क्लास मटेरियल पे क्लिक करो बेटा, और क्लास मटेरियल कहाँ पर है ये बता दो बच्चों को। परीक्षित कहाँ पर है? जनरल टीम, जनरल पे जाओगे बेटा। अच्छा हाँ जनरल में जाओ बेटा, फाइल्स में उस पर जाके देखोगे तो अजय को मिल गई। ठीक है, तो बेटा अब किसे ऐसे करेंगे, जो भी चीज हमें अगर नेट से बेटा कुछ आपको स्टडी करानी है तो मैं आपको यहीं से आपको कुछ इमेजेस वगैरह क्लास में आपको दिया करूंगा, ठीक है, जिससे आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो दीक्षा अच्छे से बेटा समझ में आया क्या है लाइन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? कलर लाइंस को देखकर आप बता सकते हो। अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी है आपको डायग्राम के अंदर, हाँ रख दो। तो बेटा देखो जो आपको ब्लू कलर की लाइन बेटा थी, देखो आप पहले एमिशन स्पेक्ट्रम देखो, एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर बेटा नीचे जो कलर की लाइनें नजर आ रही हैं वो ऊपर कैसे दिख रही हैं? सभी बच्चे देख रहे हैं, वो डार्क लाइंस दिख रही हैं, है कि नहीं? जैसे मान लो हाँ ब्लू कलर की लाइन ऊपर जाके कैसे हो गई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, वो डार्क लाइन बन गई। बिल्कुल वही चीज मैंने आपको यहाँ पर समझाई, बोर्ड पर आपको यही चीज समझा रहा हूँ कि सोडियम में येलो कलर की जो लाइन थी बेटा वो यहाँ पर डार्क लाइन में दिखाई देगी, और कौन सी रीजन में नजर आएगी? जिस कलर से बेटा जिस कलर की वो लाइन होगी। जैसे मान लो अगर ब्लू कलर की लाइन थी तो आप देखो ऊपर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जहां पर ब्लू कलर का पूरा स्पेक्ट्रम दिख रहा है ना, ब्लू कलर का रीजन बेटा, उसी पर्टिकुलर एरिया पर जाके वो जो है आपको डार्क लाइन की फॉर्म दिखा रही है। ऐसे ही करके येलो कलर में भी देख सकते हो, जहां पर येलो कलर दिख रहा है उसमें जो डार्क लाइन है वो बिल्कुल उसी तरीके से दिख रही है जैसे बाकी सब में एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर अगर हम येलो लाइन देखें। और नीचे देखो कुछ लिखा हुआ भी है,
ये बेटा हाइड्रोजन की अल्फा लाइन है। अल्फा लाइन का मतलब इसकी वेवलेंथ दे रखी है बेटा 656 नैनोमीटर। दिख रहा है बेटा आपको 650 नैनोमीटर, ये इसकी बेटा वेवलेंथ है। 656 नैनोमीटर लाइन है जो येलो कलर की लाइन आपको दिख रही है। समझ गए बेटा सभी बच्चे? तो इस तरीके से बेटा स्पेक्ट्रम अपने को मिलते हैं। और ये लाइन स्पेक्ट्रम जो है, अब मैं बता रहा हूं आपको, हर एक एलिमेंट का आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन ट्रेंड ऐसा ही होगा। अगर आप दोनों को रखोगे एक साथ तो आप ये देखोगे जो ऊपर कलर्ड लाइन में दिखेगी आपको, यानी जो कलर लाइन आपको दिखेगी लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर, वही बेटा एमिशन स्पेक्ट्रम से चेंज होके लाइन से जब एब्जॉर्प्शन में आएगी तो वो क्या हो जाएगी, डार्क कलर की लाइन बन जाएगी। ठीक है, चलो तो अब बोर्स एटॉमिक मॉडल थोड़ा सा बेटा पढ़ लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं जब तक अपने पास टाइम है। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर बेटा सबसे पहले शुरुआत करेंगे रदरफोर्ड मॉडल जो था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की अगर बात करते हैं तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में बेटा उसकी लिमिटेशन से शुरुआत करेंगे। कहां पर हमने छोड़ा था रदरफोर्ड मॉडल को, उसकी लिमिटेशंस पर। तो दीक्षक क्या क्या चीजें थी जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे? रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या क्या बेटा बातें थी जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बताओ जरा, कौन कौन सी चीजें थी? दो पॉइंट्स थे इंपोर्टेंट। एक तो बेटा एटम, बोलो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं, स्ट्रक्चर नहीं बेटा, स्टेबिलिटी थी। स्ट्रक्चर तो चैप्टर पूरा वो तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग। स्टेबिलिटी बेटा क्या थी दीक्षा? स्टेबिलिटी ऑफ एटम बेटा। एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे, है ना। और स्टेबिलिटी का मतलब ये था कि जैसे मान लो अगर न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपस में अगर बेटा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बने हैं तो स्टेबल किस बेसिस पर है। तो बोर एटॉमिक मॉडल बेटा क्या क्या चीजों को, कमियों को सही करेगा, जो रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी उसी के ऊपर काम करेगा, है ना। तो सबसे पहले बोर्स एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं बेटा। क्या पढ़ा है आपने बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर, बताओ। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, कहां मूव कर रहे होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? शेल्स याद है आपको? शेल बोलो। इलेक्ट्रॉन्स बेटा डिफरेंट ऑर्बिट्स में मूव करते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं, दैट इज नोन एज शेल्स। KLMN इस तरीके से शेल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। याद है बेटा डायग्राम? चार शेल होते हैं। सबसे अंदर वाली शेल कौन सा होगा? फर्स्ट शेल कौन सा होगा? ये सेल। ये से स्टार्टिंग होगी, ठीक है बेटा। तो जैसे इस तरह का डायग्राम बनेगा, ये आपका कोई एटम है, एटम के अंदर बेटा यहाँ पर न्यूक्लियस है बीच में, और उसके चारों तरफ बेटा क्या होते थे, कुछ शेल्स हैं, M शेल, इस तरह के शेल्स होते हैं बेटा। ये आपको याद होगा KLM, ठीक है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, OP, कितने भी हो सकते हैं। ये तो हमने बस एक अपनी नॉलेज के लिए किया है कि इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले बेटा बोर ने एटम के बारे में क्या कहा, इन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में बेटा कहा, एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो बीच में आपको बेटा क्या दिखेगा, एटम के सेंटर में क्या दिखता है, देयर इज ए वेरी स्मॉल, बहुत कम साइज है न्यूक्लियस का, है ना, कम साइज है, साइज कम है, लेकिन चार्ज क्या है बेटा, चार्ज बहुत ज्यादा है। हैवी मतलब डेंसिटी भी ज्यादा है, बताया था बेटा, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है न्यूक्लियस की, भारी होता है वजन में, लेकिन साइज कम होता है, छोटा सा साइज होता है। स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस बेटा कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हैविंग लार्ज मास डेंसिटी इन द सेंटर एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। और इलेक्ट्रॉन बेटा वहीं भी क्या करेंगे, दे विल रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे बेटा इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में, जिन ऑर्बिट्स को हमने एक और नाम भी बोलते हैं, शेल भी कहा जाता है, ठीक है। दी सर्कुलर ऑर्बिट्स आर आल्सो नोन एज
ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं या स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। अब बेटा इतने सारे जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं मयूरी, उसके बाद उन्होंने बोला था बोर ने, आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स व्हिच हैव ए डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी दीक्षा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि बोर ने कहा बेटा इलेक्ट्रॉन उसी शेल के अंदर मूव करेगा, उसी ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा बेटा जिस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, एक डेफिनेट वैल्यू होगी, मतलब एनर्जी फिक्स्ड होगी। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रॉन जिस बेटा शेल के अंदर मूव कर रहा है, जैसे कि शेल के अंदर मूव कर रहा है अगर, तो आप ये मान के चलो बेटा इस शेल की एनर्जी क्या होगी, ये शेल की एनर्जी बेटा क्या होगी, हमेशा फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी, इसकी एनर्जी की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। ये कहा था बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बोर सेड द एनर्जी ऑफ एनी शेल इन विच अ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इज ऑलवेज फिक्स्ड। हमेशा बेटा वो क्या होती है, डेफिनेट वैल्यू होती है उसकी। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों समझ में आ रहा है आपको, अलग अलग शेल की अलग अलग एनर्जी होगी साक्षी, के शेल की एनर्जी अलग है, एल की अलग है, एम एन, इस तरीके से सबकी एनर्जी लेवल बेटा क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसीलिए इनको कई बार क्या बोलते हैं, इनको शेल भी बोला जाता है। ये देखो, इसको आप शेल भी बोल सकते हो, सर्कुलर ऑर्बिट भी बोल सकते हो, और क्योंकि इनकी एनर्जी अलग अलग है तो इसलिए बेटा इनको हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं बेटा, एनर्जी लेवल या एनर्जी स्टेट। हाँ, एनर्जी स्टेट भी बोला जाता है। तो अगर बच्चे आप लोग बेटा बुक्स में अगर पढ़ोगे, देखोगे क्वेश्चंस में कई बार अलग अलग तरीके से एक ही चीज को बोला जा रहा है। ठीक है दीक्षा, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट को बेटा हम शेल बोल सकते हैं, इनको ये एनर्जी लेवल बोल सकते हैं, इन्हीं को एनर्जी स्टेट बोल सकते हैं, क्योंकि इनमें अलग अलग एनर्जी है। के शेल की एनर्जी अलग है, एल की अलग है, एम की अलग है, एन की अलग है। ठीक है, या इनको स्टेशनरी स्टेट्स भी लिखा हुआ है, स्टेशनरी, ये सब नाम एक ही चीज के लिए है। समझ गए बच्चे, सबकी बेटा एनर्जी फिक्स होती है, बस ये चीज है। चलो इसके बाद, हाँ ये बेटा आपको सेकंड पॉइंट है बोर ने दिया। इसके बाद मैंने आपको बेटा एक बात कही थी कि लाइन स्पेक्ट्रम आपको पढ़ाना इसलिए जरूरी था, इससे पहले जो स्पेक्ट्रम अभी पढ़ के चुके हो वो बोर्स मॉडल में आप अप्लाई करोगे। ठीक है आदित्य, कैसे मैं बताता हूँ। बोर ने बेटा जो आपको स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया था वो हाइड्रोजन एलिमेंट का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया। मतलब कि बोर ने क्या किया, बोर के आने मॉडल देने से पहले हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आ चुका था, मतलब उसको देख चुके थे कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऐसा होता है मयूरी। ठीक है, अब उसके अंदर जो लाइंस नजर आ रही है मयूरी, जो लाइंस नजर आ रही है बेटा, उनका क्या मतलब है वो बोर ने पूरा एक्सप्लेन किया। समझे, जैसे जितनी सारी अभी आपको लाइंस नजर आई, 7 लाइंस नजर आ रही हैं, इन लाइंस को बेटा पूरी तरीके से बोर ने एक्सप्लेन किया कि ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये क्या कर रही है, इस तरीके से। अभी वो आगे पढ़ेंगे, बताऊंगा आपको। ठीक है, और उसी के बेसिस पर बेटा बोर ने कुछ फॉर्मूले तैयार किए। बोर ने कुछ फॉर्मूले तैयार किए कि हर एक शेल की, जैसे अभी मैं बता रहा हूं आपको, एनर्जी फिक्स होती है ना, के शेल की इतनी एनर्जी, के की इतनी, एल की, इस तरीके से। लेकिन एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये भी उन्होंने फॉर्मूला बताया। तो मयूरी बताएंगे बेटा फॉर्मूला क्या था, पढ़ चुके हैं आप लोग। बोर ने क्या फॉर्मूला दिया था, बोर्स फॉर्मूला। व्हाट इज द बोर्स फॉर्मूला फॉर एनर्जी of any shell in case of hydrogen atom? Energy of a shell is given by, क्या फॉर्मूला था बेटा, सबसे पहले तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, En equals, अगर पहले आप पूरा लिखोगे तो बेटा ये है 2 पाई स्क्वायर m e, आगे क्या था m e की पावर 4 है ना, और नीचे बेटा आता है उसमें n स्क्वायर h स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बेटा, इसी को कई बार बोला जाता है दिस इज कॉल्ड बोर्स फॉर्मूला। जो बोर ने बेटा बिल्कुल स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला तैयार किया किसी भी शेल की एनर्जी निकालने के लिए, वो ये था -2 पाई स्क्वायर m e 4 अपॉन n स्क्वायर h।
अब यहाँ पर बेटा देखते हैं हम क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर एक कांस्टेंट है बेटा, पाई की वैल्यू होती है 3.14। m क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, राहुल m क्या है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना साक्षी। इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो मास भी किसका होगा, हम शेल में किसकी एनर्जी निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की तो एनर्जी बता रहे हैं। किसी शेल के अंदर कितनी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी कितनी एनर्जी है, यही हम निकाल रहे हैं। तो m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e क्या था यहाँ पर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये भी याद रखेंगे, 9.1 अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -31 सॉरी, है ना, -31 केजी, है ना बेटा। ये हो गया m और e का मतलब। अब n क्या है बेटा यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n, बताओ। Rn n का मतलब क्या था यहाँ पर, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल्स, मतलब कि n की वैल्यू बेटा शेल पर डिपेंड करेगी। जैसे मान लो अगर आप पहले शेल के लिए निकाल रहे हो, सबसे अंदर वाला शेल, तो सबसे अंदर वाले शेल के लिए आप n की वैल्यू बेटा क्या रखोगे, n = 1। इसी तरीके से अगर अगला शेल है तो n = 2, फिर n = 3, n = 4, n = 5, लाइक दैट। तो n का मतलब हुआ बेटा नंबर ऑफ शेल्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा बेटा h और है यहाँ पर, h क्या था, h तो पढ़ के चुके हो पहले। h का मतलब क्या है यहाँ पर, लेंथ कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है लेंथ कांस्टेंट की, ये भी बताएं। h इज द लेंथ कांस्टेंट इज इक्वल टू 6.626, बोलो बेटा, 10 की पावर -34 जूल, सेकंड, ठीक है। ये धीरे धीरे आपको ये वैल्यू भी तो याद करानी है, इसलिए दीक्षा मैं बार बार बेटा आपको वैल्यू याद कराता हूँ, याद हो जाएंगी जितनी बार आप देखेंगे। तो बेटा ये फॉर्मूला दिया था बोर ने किसी भी हाइड्रोजन के लिए था ये, ठीक है बेटा, यहाँ लिख दो बोर्स फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बेटा किसी भी शेल की एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो बेटा यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूले में बेटा हम कुछ चीजों की वैल्यू पुट कर सकते हैं। आदित्य अगर इस फॉर्मूले को देखें बेटा तो यहाँ पर मैं सबकी वैल्यू पुट कर दूंगा। जैसे देखो पाई की वैल्यू 3.1 पुट कर दूंगा, m की वैल्यू पुट कर दूंगा, e की वैल्यू पुट कर दूंगा 4, n तो नंबर ऑफ शेल है, चलो ये तो रहने दो, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बेटा पुट कर दूंगा। तो इस फॉर्मूले में बेटा क्या बन जाएगा, ये इस फॉर्मूले में थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा En इज इक्वल टू, बताओ सर आप पॉज हो गए। 21। सर आप पॉज हो गए, सर म्यूट भी। सर म्यूट भी हो। ठीक है बेटा, 21.8 माइनस 21.8 इंटू 10 की पावर बेटा कितनी हो जाएगी, -30। और नीचे क्या रहेगा बेटा, यहाँ पर m स्क्वायर रहेगा बस फॉर्मूले में, ठीक है बेटा। ये एनर्जी हमारी आती है En इज इक्वल टू -21.8 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन n स्क्वायर। और बेटा ये एनर्जी किसमें है, इसकी यूनिट क्या है, जूल पर एटम, ठीक है। इसकी यूनिट बेटा जो है वो जूल है, जूल पर एटम में निकाला है हमने। अब क्या करेंगे बेटा,
मयूरी, अगर हमें जिस शेल की एनर्जी बेटा निकालनी है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। अगर हमें फर्स्ट शेल की निकालनी है के शेल की तो हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, इस तरीके से 2, फिर 3, 4, इस तरीके से बेटा सारे शेल की एनर्जी आप निकाल सकते हो, है कि नहीं। अलग अलग शेल की एनर्जी आ जाएगी, आपको नोट्स में मैंने निकाल के दिखाई है, अलग अलग तरीके से हर शेल की एनर्जी आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन बेटा इसमें मैंने आपको बताया था एनर्जी के कई फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जैसे एक फॉर्मूला तो जूल पर एटम था, अगर इसी एनर्जी को बेटा अगर हम चेंज कर दें दूसरी यूनिट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा क्या होता है आदित्य, परीक्षित बताओ बेटा, पढ़ा था आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, भूल गए। मयूरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा एक यूनिट होती है, एनर्जी की एक यूनिट होती है, बताया था। यस सर। सिंपल, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बताया था आपको जितना चार्ज होता है बेटा उतनी एनर्जी हो जाती है। 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ये एनर्जी बेटा किसके बराबर होगी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। अगर इस यूनिट को, इस एनर्जी को बेटा अगर मेरे को जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दूंगा इसको, है ना बेटा, तो मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिल जाएगी। तो आप लोग कल इसको पढ़ेंगे सभी बच्चे, ठीक है, कल की क्लास से पहले पढ़ेंगे एक बार, ये सारा आप पढ़ना, बोर्स एटॉमिक मॉडल, आज का होमवर्क दे रहा हूं आपको, ठीक है। चलो बाकी, ओके बाय, टेक केयर।